नमस्कार। जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज की इस क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप पहली बार देखने वाले हैं। और इसीलिए ये जो टॉपिक आपके बुक में दे रखा है ये आपके विविध प्रकार के नाम से क्वेश्चंस के नाम से दे रखा गया है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। तो अगर आप लोगों को आज की हमारी क्लास पसंद आए तो ज़रूर आप लोग बिना लाइक और शेयर किए बिल्कुल ना जाना। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो वह कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा जो आपके प्रकाश संश्लेषण के समय वायुमंडलीय जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो वो आपकी अपचयन प्रक्रिया में ऐसा होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब आपकी अपचयन प्रक्रिया होती है तो उसमें आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में परिवर्तित किया जाता है, आपके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन या उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वही क्या होता है, जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। ये भी लाइन याद रखना कि किसका उपचयन जो है आपके ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। फिर कहते हैं आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए तत्व जो आपका क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी, ये सब आप किसके लिए आवश्यक होते हैं, तो ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और पानी। देखिए चीज़ों को हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको चीज़ों को दोबारा ना याद करना पड़े, जो भी है वो आपको सब क्लास में ही याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। तो केचुए में जो आपके हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कितने पार्श्व हृदय होते हैं तो याद रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो आपके केचुए में 8 पार्श्व हृदय होते हैं। अब वो किस तरीके से होते हैं तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग हैं। कहता है केचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं। कितनी जोड़ी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हृदय होते हैं केचुए के अंदर, तो आप लोग जवाब देंगे 5 जोड़ी। फिर कहता है जिनमें एक जोड़ी जो होता है वो पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी आपके पार्श्व हृदय शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पार्श्व पूछा गया था, 4 जोड़ी हैं, और यहाँ पर जोड़ी के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ आपसे पूछा गया पार्श्व हृदय कितने होते हैं। तो जोड़ी अगर पूछता है तो 4 बताएंगे, और सिर्फ आपसे पार्श्व हृदय पूछे कितने तो आप लोग 8 बताएंगे। आगे नेक्स्ट लाइन कहती है अतः केचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे विषम तरीके से चल रहा है, 7, 9, 11, 13वें। फिर कहता है पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये भी बात याद रखना है कि जो आपका पार्श्व हृदय है शरीर में इसका क्या क्या कार्य होता है, तो ये आपके रक्तचाप और परिसंचरण को भी बनाए रखने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को तो आपको याद ही रखना होगा। कहता है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी है आपके भारतवर्ष में वनस्पति, पहले बताना फिर आपके जीवों की। तो याद रखना भारत में आपके जो है वनस्पति एवं जीवों की जो प्रजातियां हैं, तो सबसे पहले आपके 81,000 प्रजातियां आपके जीवों की पाई जाती हैं आपके भारतवर्ष में, और 47,000 जो प्रजातियां होती हैं वो आपके वनस्पति की पाई जाती हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है भारत दुनिया के 12 मेगा जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जो आपके 12 मेगा देश हैं दुनिया में, उसमें से भारत आपका जैव विविधता के मामले में एक, उनमें से आपका भारत भी देश है। कहते हैं लगभग 47,000 पौधों की प्रजातियों के साथ भारत आपके दुनिया में जो है 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। यानी एशिया में आपके भारत का कौन सा स्थान है पौधों की प्रजातियों के बारे में, तो 4था स्थान है, और दुनिया में बात करता है तो आप लोग 10वां स्थान याद रखना। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है भारत में लगभग 15,000 फूलदार पौधे हैं, जो दुनिया के कुल फूलदार पौधों की संख्या का कितना प्रतिशत है, 6% है। भारत में जानवरों की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं। साथ ही इसके ताजे और समुद्री जल में क्या पाई जाती है,
मछलियों की एक समृद्ध विविधता भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका लगभग में दे रखा है, इसीलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। कहता है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। यानी जो आपका एक प्रिंटर होता है उसकी गुणवत्ता आप किस तरीके से निर्धारित करेंगे, शब्द प्रति इंच से, या प्रहार प्रति इंच से, या बिंदु प्रति इंच से। तो याद रखना जो भी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बिंदु प्रति इंच के माध्यम से हम लोग प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है किसी प्रिंटर की गुणवत्ता प्रति बिंदु प्रति इंच यानी डॉट्स पर इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें स्याही के बिंदु को प्रति इंच क्षेत्र के आधार पर गिना जाता है। बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो आपका प्रिंटर लगा होता है जिसमें आप लोग फोटो कॉपी कराते हैं उसकी गुणवत्ता को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है जिन डिब्बों में हम लोग खाना पैक किया जाता है उन पर हम लोग टिन की परत ही क्यों चढ़ाते हैं, ना कि जिंक की क्यों नहीं चढ़ाते हैं। कहता है जिंक की परत हम लोग क्यों नहीं चढ़ाते हैं और हम लोग हमेशा किसकी परत चढ़ाते हैं, टिन की। इसके पीछे की कोई तो वजह होगी, तो चलिए आप लोग उस वजह को हम लोग समझते हैं क्या वजह होगी। तो याद रखना ये पहला ऑप्शन कहता है टिन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जी ऐसा नहीं है। फिर कहता है जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो याद रखना ये आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि जो आपका जिंक है वो टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसीलिए जो हम लोग हैं टिन की परत चढ़ाते हैं जो आपके खाने के डिब्बे होते हैं। इसका एक्सप्लेन समझते हैं। कहता है खाना पैक करने वाले डिब्बों में जिंक की परत इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि वह भोजन के अम्ल क्षार प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टिन जो होता है वो काफ़ी कम प्रतिक्रियाशील होता है, जिससे आपके खाद्य पदार्थ लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। बस सीधी सी आपको यही एक बात याद रखना है। हम लोग जो है टिन की परत इसलिए चढ़ाते हैं ताकि जो आपकी उसमें खाना वगैरह हो वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, इसलिए हम लोग टिन की परत चढ़ाते हैं। किसकी बजाय, जिंक की। ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है। L1 है, L2 है, L3 है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर याद रखना है। जो आपके आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य जो अवलोकन बिंदु है वो आपका L1 हो जाएगा। आदित्य L1 मतलब सूर्य अवलोकन बिंदु आपका L1। रिलेट करके आप लोग याद कर लेना। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने वाला एक पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। देखिए इस क्लास का एक्सप्लेन जो भी हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही उसको विधिवत देखिए, क्योंकि इस क्लास से आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे अगर हमने आज इस क्लास को कंप्लीट करा देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक्सप्लेन को जरूर ध्यान से देखते हुए चलिए। फिर कहता है इसका प्रक्षेपण PSLV और C57 रॉकेट का उपयोग करके 2 सितंबर 2023 को इसको क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया है। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया है ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से क्या किया जा सके, स्थापित किया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखते हैं कौन सा आपका सबसे उपयुक्त हो जाएगा, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए। तो इसके लिए जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण के बारे में जब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसके लिए आपका फोटो वोल्टिक सेल जो है सबसे उपयुक्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं आखिर ये होता क्या है। कहता है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण उन सामग्रियों को संदर्भित करती है जो ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न, परिवर्तित, संचारित, संसाधित और संग्रहित कर सकती है। फोटो वोल्टिक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटो वोल्टिक सेल जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है, ये गैर यांत्रिक उपकरण है
जो सूर्य के प्रकाश को सीधे आपके किस में परिवर्तित करने का कार्य करता है? वैद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए सब आपके क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे आज की क्लास में। कहता है 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 KB के, 1024 MB के या 1024 GB के। तो याद रखना जो आपका 1 गीगाबाइट होता है वो जो है आपका 1024 MB के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप जैसे अब की बार पूछा गया एग्जाम में 1 गीगाबाइट के बारे में, तो ये तो आपका 1024 MB के बराबर होता है। लेकिन अब की बार ये तीनों आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही ध्यान से समझिए और लिखते हुए चलिए। कहता है 1 किलोबाइट आपके 1024 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट्स। फिर कहता है 1 मेगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 1024 किलोबाइट्स यानी 1024। फिर नेक्स्ट वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, यही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि 1 टेराबाइट आपका किसके इक्वल होता है? तो आप लोग बोलेंगे 1024 गीगाबाइट्स के इक्वल होता है आपका 1 टेराबाइट। ठीक है, तीनों बातें आपको जरूर याद रखनी है, बार बार आपसे बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो जो आपका प्रदूषण जनित विकार हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब होते कौन कौन से, चलिए उनको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके हैं फ्लोरोसिस और कुष्ठ रोग और निमोनोकोनियोसिस, ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये सारे आपके प्रदूषण जनित विकार होते हैं। एक्सप्लेन हम लोग बहुत ही ध्यान से समझते हैं कि आपका फ्लोरोसिस क्या होता है। कहता है फ्लोरोसिस एक विकार है जो प्रायः दूषित जल स्रोतों के माध्यम से फ्लोराइड के अत्यधिक सेवन से होता है। इसका असर आपके कहाँ पर पड़ता है? तो दांतों और आपके अस्थियों पर पड़ता है। ये लाइन जरूर आपको याद रखनी है कि फ्लोरोसिस विकार तो है, लेकिन इसका असर आपके शरीर के किस पार्ट पर पड़ता है? तो आप लोग जवाब देंगे दांतों और आपके अस्थियों पर। अब देखते हैं हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। कहता है न्यूमोकोनियोसिस, जो आपका न्यूमोकोनियोसिस होता है ये क्या है? तो ये आपका फुफ्फुस रोगों का एक समूह है जो सामान्यतः व्यावसायिक व्यवस्था में कुछ धूल कणों के अंतः शोषण के कारण होता है। जो भी आपके धूल के कण होते हैं इनके कारण आपका कौन सा विकार होता है? तो ये आपका न्यूमोकोनियोसिस हो जाएगा। अब आपका समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहता है कुष्ठ रोग से संबंधित, कुष्ठ रोग जिसे हम लोग हेनसेन रोग भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जा सकता है। कहेगा कि आपसे हेनसेन रोग को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आप लोग जवाब देंगे कुष्ठ रोग के नाम से। फिर कहता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है, यह सीधे तौर पर प्रदूषण के कारक नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पर कार्य करता है? यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है किस पर कार्य करता है? धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या धारा के ताप के प्रभाव पर? तो याद रखना जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ये आपके धारा के ताप के प्रभाव पर कार्य करता है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर कार्य करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका। चलिए देखते हैं एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है एक विद्युत फ्यूज धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। जब फ्यूज में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा आपके फ्यूज तार को पिघला देती है, जिससे आपका सर्किट क्या होता है? टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यह क्रिया ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण भी विद्युत उपकरणों को क्या करती है? आपकी क्षति पहुंचाती है। जब आपका क्या होगा? ओवरलोड होगा या तो शॉर्ट सर्किट होगा, उस कारण ये जो है आपके विद्युत उपकरणों को क्या पहुंचाएगी? क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है कौन सा जानवर आपके गर्म रक्त वाला होता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपका गर्म रक्त वाला जो जानवर होगा ना तो मेढक होता है गर्म खून का, ना ही आपकी मगरमच्छ, ना तो मछली। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब होते कौन है ये भी हम लोग समझते हैं। इसका एक्सप्लेन आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है टीआरई 4 के एग्जाम के लिए। कहता है उपयुक्त में से कोई भी विकल्प गर्म खून का प्राणी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट कहता है गर्म खून वाले प्राणी वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को परिवेश के तापमान के बावजूद भी स्थिर रखते हैं। यानी जो भी आपका परिवेश का तापमान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वे जो अपने तापमान को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, स्थिर रखते हैं। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग उनको रखना चाहिए उसी हिसाब से वो लोग रखते हैं अपने तापमान को, वही आपके गर्म खून वाले प्राणी कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। कहता है स्तनधारी और पक्षी गर्म खून वाले प्राणियों के उदाहरण हैं। यानी जो भी आपके स्तनधारी होंगे या आपके पक्षी होंगे, ये सब आपके किस तरीके के होते हैं, गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, दादुर हो गया। ठीक है, सभी ठंडे खून वाले प्राणी, जिसका मतलब होता है कि शरीर का तापमान उनके पर्यावरण के तापमान के साथ क्या रहता है, बदलता रहता है। ठंडे खून वाले प्राणियों के साथ क्या होगा कि उनका जो शरीर का तापमान है, जैसे आपके पर्यावरण का परिवर्तन होगा तापमान में, उसी हिसाब उनके भी तापमान में क्या हो जाता है, बदलाव होता रहता है। वो सब आपके कौन से प्राणी होंगे, ठंडे खून वाले प्राणी होंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि गर्म खून वाले प्राणी कौन है, ठंडे खून वाले। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि ड्राई आइस क्या है। ड्राई आइस पूछता है ठोस नाइट्रोजन है या ठोस ऑक्सीजन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर बोलिए। ड्राई आइस का मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस का मतलब एग्जाम में पूछे तो आप लोग बोलेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं। कहता है सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। इसे सूखी बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर तरल में नहीं बदलती है। इसके बजाय यह सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। ये जरूर याद रखना, इसकी यही मेन खासियत है कि ये जो है गर्म होने पर आपके सीधे तरल में नहीं बदलती, सीधे आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित होती है। फिर कहता है यह गुण इसे ठंडा करने और जमाने के उद्देश्यों के लिए क्या है, उपयोगी बनाता है, खासकर जब तरल शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन के बारे में पूछा गया। ओजोन से संबंधित आपको एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहता है कि ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। कुछ तथ्य देखते हैं कौन कौन से हैं। कहता है कि यह उच्च तरंग दैर्ध्य विकिरण को अवशोषित करता है, या वायुमंडली की सबसे स्थिर गैस है, या मेसोस्फीयर में पाया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन O3 के बारे में जो भी यहाँ पर आपके फैक्ट दे रखे गए, ये आपके कोई भी फैक्ट सही नहीं है। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेन क्या कहता है। सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है और यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और निचले वायुमंडल दोनों में पाया जाता है। ये लाइन जरूर याद रखना। जो आपका ओजोन होता है ये आपके ऊपरी वायुमंडल और निचले वायुमंडल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, निचले वायुमंडल को हम लोग क्षोभमंडल बोलते हैं, ऊपरी वायुमंडल को समताप मंडल। कहता है ओजोन उच्च तरंग दैर्ध्य विकिरण नहीं बल्कि कम तरंग दैर्ध्य विकिरण को, विशेष रूप से UVB UVC को अवशोषित करता है। ओजोन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी अन्य वायुमंडलीय गैसों की तुलना में अपेक्षाकृत आपका क्या है, अस्थिर अणु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन सा होगा इनमें से। यानी जो आपके अम्ल वर्षा कराते हैं वो इनमें से कौन सा प्रदूषक उसके लिए जिम्मेदार होगा। CO2 होगा, जलवाष्प होगा या SO2। तो यहाँ पर CO2 भी आपके अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होगा और जलवाष्प और आपका SO2, ये तीनों आपके जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक माने जाएंगे। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा होती है, जो वायुमंडल में जलवाष्प के साथ अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्लीय वर्षा में योगदान देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बारिश में घुलता है तो यह कार्बनिक एसिड बनाता है, जो आपको बारिश को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के लिए सत्य क्या होगा। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में जो आपकी सत्य बातें हो जाएंगी, इनमें से वो आपकी तीनों बातें सही हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब चलिए एक्सप्लेन को, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना।
सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाए कि इकाइनोडर्मिटा ये है क्या, तो ये आपका एक समुद्री जीव होता है जो विशेष रूप से मुक्ति जीव होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपके परजीवी नहीं हैं। मुक्ति जीव मतलब जो आपके परजीवी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इनमें एक अद्वितीय जल संवहन नाल तंत्र होता है, जिसे जल संवहन तंत्र के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, जिसका उपयोग याद रखना हम लोग किस तरीके से करते हैं, आपकी गति के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में, श्वसन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं या किया जाता है। नेक्स्ट लाइन आपसे क्या कहती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन होने वाली है। कहता है इकाइनोडर्म त्रिकोशिकी होते हैं। इकाइनोडर्म एग्जाम में पूछा जाए कैसे होते हैं, तो ये आपके त्रिकोशिकी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास 3 प्राथमिक रोगाणु परतें होती हैं। अब कौन कौन सी वो परतें होती हैं, इनके नाम भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये आपकी जो है इकाइनोडर्म की त्रिकोशिकी परतें होती हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन जो आपकी नेक्स्ट लाइन कहती है उसको हम लोग देखते हैं। इस संघ में आपकी स्टारफिश हो गई, समुद्री आर्चिन हो गई और समुद्री खीरे जैसी प्रजातियां भी आपकी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। फिर कहता है इस प्रकार दिए गए सभी कथन आपके इकाइनोडर्मिटा के लिए क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो आप लोग इकाइनोडर्मिटा के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है ये भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन जो आपकी अश्रु ग्रंथि होती है ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। लेक्रिमल ग्रंथि, लेक्रिमल ग्रंथि हम लोग अश्रु ग्रंथि को अंग्रेजी में बोलते हैं। कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह एक बहिग्रंथि है, ये याद रखना। फिर आपकी जो अश्रु ग्रंथि होती है कैसी ग्रंथि, तो आपकी बहिग्रंथि होती है, जो आँख की सतह को चिकनाई और सुरक्षा देने के लिए क्या करती है, आपके आंसू उत्पन्न करने का कार्य करती है। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है पिट्यूटरी और थायराइड ग्रंथियाँ, ये आपकी कैसी ग्रंथियाँ होती है, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। फिर कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि विभिन्न हार्मोन स्रावित करती है, जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं। एक पॉइंट और दे रखा गया है, थायराइड ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करती है जो चयापचय को विनियमित करती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाए कौन सी ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करने का कार्य करती है, तो जरूर याद रखना आपकी थायराइड ग्रंथि कार्य करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। कहता है वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य और शीर्ष स्रोत क्या है। तो वन पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण इसका शीर्ष स्रोत होगा या सागरीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखना जो आपके ऑक्सीजन का मुख्य वह शीर्ष स्रोत होगा आपके वायुमंडल में, वो होगा सागरीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा, सागरीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेन आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। कहता है समुद्री पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। कहता है समुद्री पौधे जो होते हैं ये विशेष रूप से फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के उत्पादन के प्रमुख आपके क्या है, योगदान करता है। फिर कहता है फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव हैं। ये भी पूछ सकता है ये होते क्या हैं, तो ये आपके सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय वातावरण में रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में भी बदलने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट लाइन आपसे क्या कहती है, यह अनुमान लगाया गया है कि ये समुद्री पौधे पृथ्वी के वायुमंडल ऑक्सीजन के आधे से अधिक योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पौधों का हार्मोन है, साइटोकिनिन या इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो याद रखना जो पौधों का हार्मोन हो जाएगा वो आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो पौधों की जड़ों और टहनियों में कोशिका विभाजन का क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना कि आपके जो पौधे होती है उसकी जड़ें जो होती हैं और टहनियों को जो बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है, तो आपके साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट लाइन कहती है यह कोशिका प्रसार, विभेदन और जीर्णता में देरी
सहित पौधों की वृद्धि और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लोग साइटोकाइनिन के बारे में सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है वायुमंडल को अपनी अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? लंबी तरंग स्थलीय विकिरण से या छोटी तरंग स्थलीय विकिरण से या सूर्य से? तो याद रखना आपके वायुमंडल में जो अधिकांश ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत है वो आपकी क्या है? लंबी तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। ये लाइन हमने इसलिए रिपीट कर दी क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कहता है सूर्य प्रारंभिक ऊर्जा को लघु तरंग विकिरण के रूप प्रदान करता है। पृथ्वी की सतह इस ऊर्जा को क्या करती है? अवशोषित करती है और फिर इसे दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में क्या करती है? पुनः उत्सर्जित करती है, जिसे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे आपकी क्या होती है? गर्मी होती है। तो आप लोग गर्मी होने की प्रोसेस भी समझ गए होंगे किस तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है सोनार तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने के लिए, या हिमखंडों का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, या एक से अधिक? क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर करते हैं इसका प्रयोग हम लोग सोनार तकनीक का। तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए भी करते हैं, यानी जो भी आपके नीचे पानी की पहाड़ियाँ होती हैं उनका अगर पता लगाना है तो हम लोग किस तकनीक का प्रयोग करेंगे? आपके सोनार तकनीक का। फिर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी कहता है हिमखंडों का पता लगाने के लिए, जी बिल्कुल हम लोग सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं। फिर सी ऑप्शन कहता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, वहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आपके सोनार तकनीक का। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखेंगे ताकि आपको चीज़ें 100% क्लियर हो। कहता है सोनार तकनीक का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें आपके हिमशैलों का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का निर्धारण करना और पानी के नीचे पहाड़ियों की मैपिंग करना शामिल है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, एग्जाम में पूछा जाए जो आपका सोनार है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपके प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। फिर कहता है यह पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के निचले क्षेत्र की ओर भेजता है और परावर्तन के बाद ध्वनि जहाज पर आती हैं और हम ध्वनि तरंग के लिए समय को मापते हैं और फिर हमें गहराई मिलती है। इस तरीके से आपके हम लोग जो है गहराई का पता लगाते हैं सोनार तकनीक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधों को ट्रॉफिक स्तर क्या है? तो चलिए देखते हैं कीट भक्षी जो आपके पौधे होते हैं उनका ट्रॉफिक स्तर क्या सा होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या माध्यमिक या उत्पादक। तो याद रखना जो आपके कीट भक्षी पौधे होंगे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपके उत्पादक होते हैं। कौन से ट्रॉफिक स्तर पर होंगे? ये आपके उत्पादक पर होंगे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहते हैं कीट भक्षी पौधे अन्य हरे पौधों की तरह अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो उन्हें उत्पादक पोषी स्तर में क्या करता है? रखता है। किस वजह से आपके उत्पादक पोषी स्तर में रहते हैं? क्योंकि जो है अन्य तरीकों से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं कीट भक्षी पौधे जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? कहती है वे कीटों को फंसाकर और पचाकर अपने पोषक तत्वों के सेवन को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, लेकिन इससे उनके उत्पादक के रूप में प्राथमिक भूमिका में कोई बदलाव नहीं होता है। कीट भक्षी पौधों के उदाहरण आपके कौन कौन से हैं? वीनस, फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, सनड्यू, ये आपके शामिल हो जाएंगे किसमें? कीट भक्षी पौधों के उदाहरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मानव आँख की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होता है? पुतली के कारण, कार्निया के कारण, या सिलियरी मांसपेशी के कारण? तो याद रखना है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपकी मानव आँख की फोकल लंबाई होती है उसमें परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वो आपकी सिलियरी मांसपेशी होती है।
अब चलिए देखते हैं कौन सी मांसपेशी होती है, किस तरीके से कार्य करती है, इसके एक्सप्लेन में हम लोग सारी चीज़ें समझते हैं। कहता है सिलियरी मांसपेशियाँ मानव आँख की फोकल लंबाई को बदलने के लिए उत्तरदायी होती है। जो क्या करती है, सिकुड़ती है, जो सिकुड़ी होती है या शिथिल होती है। जब सिलियरी मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं तो वे लेंस को मोटा बनाती हैं, जिससे निकट दृष्टि के लिए इसकी जो है ऑप्टिकल शक्ति क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट लाइन कहती है इन मांसपेशियों के शिथिल होने से लेंस पतला हो जाता है, जिससे दूर दृष्टि के लिए इसकी ऑप्टिकल शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, आपकी नियंत्रित करती है, लेकिन फोकल लंबाई को नहीं बदलती है। फिर क्या कहता है, कार्निया आँख की अधिकांश ऑप्टिकल शक्ति प्रदान करता है। कार्निया क्या करता है, कार्निया का कार्य क्या होता है, जो आपकी आँखों की अधिकांश ऑप्टिकल शक्ति होती है उसको प्रदान करना। फिर कहता है लेकिन इसका आकार अपवर्तनांक स्थिर होता है, इसीलिए यह फोकल लंबाई को नहीं बदलता है। ठीक है, तो आप सारी बातें समझ गए होंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का जवाब उम्मीद करेंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करना। कहता है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है, आप सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। और जिस तरीके की आज की क्लास आपको लगी और जिस तरीके के आज की क्लास के क्वेश्चन थे वो सारा रिस्पांस आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। और अगर आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना, यही आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक हमने आपको सारे सब्जेक्टों की इस बुक की मैराथन प्रोवाइड करा दी है, तो जो भी छात्रों ने अभी तक ना देखी हो तो ज़रूर आप टाइम निकाल कर देखिए। क्योंकि मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो दोबारा कभी नहीं